जब हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और फिर अचानक से हमें पता चलता है कि हम उसके बारे में वो सारी बातें नहीं जानते जो हमें जाननी चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमें कुछ दिन पहले उस गलती की सजा दी गई थी जो हमने की ही नहीं थी, तो हमारा दिल टूट जाता है। और जब इंसान का दिल टूटता है तो प्यार की जगह नफरत अपने आप पैदा हो जाती है। सिद्धार्थ का दिल टूटा था या फिर वो दिल टूटने का नाटक कर रहा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। उसके ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो सिद्धार्थ? आराम से बात करो, वो बीमार है। सिद्धार्थ को सुकृति के ऊपर चीखते देखकर गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा, और गुल्लू की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। गुल्लू को सिद्धार्थ की आंखों में पहली बार बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो डर गया और बिना कुछ बोले बाहर चला गया था। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है सिद्धार्थ, अगर तुम चाहो तो अभी मन्नू अंकल से पूछ लो। सुकृति ने सिद्धार्थ को सफाई देने की कोशिश की। मुझे किसी की सफाई की जरूरत नहीं है, मुझे रजत ने सब सच बता दिया है। अब तुम बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? सिद्धार्थ ने सुकृति की ओर देखते हुए झूठ बोलते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर सुकृति सन्न रह गई थी। अब उसके पास सच बोलने के सिवा और कोई चारा नहीं था। हाँ, मैंने खुद के ऊपर हमला कराया था, लेकिन वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, सुकृति ने सिद्धार्थ से कहा। सुकृति की इस बात से यह साफ हो चुका था कि बल्ली का सुकृति के ऊपर हुए हमले से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसने योगेंद्र सिंह से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। यानी बल्ली योगेंद्र सिंह को धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन गुरबचन ने आखिर में सुकृति का साथ क्यों दिया था, जबकि वो सुकृति को उतने अच्छे से जानता भी नहीं था। दूसरी बात, उसके पैर में इतनी ज्यादा चोट थी, तो क्या वो चोट भी हमले की तरह झूठी थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। मेरे लिए क्यों? सिद्धार्थ ने सवाल किया। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मुझसे कोई छीने, सुकृति ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। मुझे कौन छीन रहा था तुमसे? सिद्धार्थ ने दांत किचमिचाते हुए कहा। रिया माथुर। सुकृति की आवाज वहां गूंज गई थी, और उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से सन्न रह गया था। जब सुकृति रिया माथुर के जाने के बाद होटल से बाहर निकली, तो रिया माथुर अभी तक वहां से गई नहीं थी, बल्कि अमन के साथ वहीं खड़े होकर कुछ बात कर रही थी। वो लोग शायद इस डील को ऊल जुलूल शर्तों पर और फेक इन्वेस्टर के उल्टा बोलने के बाद भी करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। अमन और रिया को आपस में बात करते देखकर सुकृति से रहा नहीं गया, और वो उनकी कार के पीछे जाकर छिप गई और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन रिया मैम, इस तरह से तो कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी, अमन ने रिया को समझाते हुए कहा। कुछ भी हो अमन, लेकिन मुझे सिद्धार्थ को ढूंढना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं ये डील करूंगी, रिया ने अमन से कहा। सिद्धार्थ को ढूंढना है? आप पागल तो नहीं हो गई हैं मैम? सिद्धार्थ को ढूंढने के चक्कर में आप अपनी पूरी कंपनी दांव पर लगा रही हैं, जिसमें आपने पैसों के अलावा अपनी मेहनत और अपने समय का इन्वेस्टमेंट किया है, अमन ने रिया को समझाते हुए कहा। हाँ, मैं पागल हो गई हूं अमन, और अगर सिद्धार्थ मुझे जल्द से जल्द ना मिला तो मैं मर भी सकती हूँ। सबके सामने खुश रहती हूँ तो सबको लगता है कि मैं सिद्धार्थ को भूल गई हूँ। मुझे उसकी याद नहीं आती, मुझे उसकी हर पल याद आती है अमन। मैं मर जाऊंगी अगर वो ना मिला तो। ये डील करके मुझे मेरे सिद्धार्थ को ढूंढ लेने दो अमन। इतना कहकर रिया माथुर ने अमन के कंधे पर अपना सिर रख दिया था और रोने लगी थी। सुकृति ने जब ये सुना कि रिया माथुर के परिवार ने पहले उसके परिवार के हक को छीना था और अब उनके परिवार की बेटी उसके हक को छीनना चाहती है, तो उसका खून खौल गया था। उसका तो एक बार को मन हुआ कि वो रिया माथुर का मुंह तोड़ दे, लेकिन अभी ना तो सही मौका था और ना ही दस्तूर, इसलिए वो गुस्से का घूंट पीकर वहां से चली आई थी। रिया को इस तरह इमोशनली ब्रेक होता देखकर अमन ने उसे दिलासा दिया कि उसे 5 दिन का समय दिया जाए, वो सिद्धार्थ को ढूंढ लेगा। और उसके इतना समझाने के बाद रिया माथुर वहां से बिना डील किए हुए चली आई थी। उसके बाद अमन ने सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए जान लगा दी थी, और फिर उसने सिद्धार्थ को सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया था। उधर अमन रिया को दिलासा देकर चला गया था, और इधर सुकृति को यह दिलासा देने वाला कोई नहीं था कि कोई सिद्धार्थ को उससे दूर नहीं होने देगा। इसलिए उसने अपने ऊपर हमले का प्लान बनाया, और उसने रजत के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया। इस प्लान में वो थोड़ी थोड़ी चोट ही सबको देना चाहती थी, लेकिन गुरबचन नीचे गिर गया था, जिससे उसका पैर टूट गया था। रजत के द्वारा बुलाए गए लोग जब इन तीनों के ऊपर हमला कर रहे थे, तो उस वक्त वो बार बार योगेंद्र सिंह और बल्ली का नाम ले रहे थे,
ताकि गुरबचन को लगे कि हमला योगेंद्र सिंह ने कराया है और वो अपने प्लान में सफल भी हो गए थे। गुरबचन ने घर जाने के बाद इस बात को वेरीफाई भी कर दिया था। उसके बाद सुकृति का यह प्लान था कि रजत उन्हें ईटानगर से फोन करके बताने वाला था कि रिया माथुर ने योगेंद्र सिंह की मदद की है, ताकि वो लोग उस तक पहुंच सके और सिद्धार्थ सुकृति के ऊपर विश्वास करके रिया माथुर से नफरत करने लगे। लेकिन इससे पहले वो अपने प्लान में सफल हो पाती कि अनिकेत की तबीयत खराब हो गई थी और सिद्धार्थ वहां से राजसमंद चला गया था। और उसके बाद जब वो घर पहुंचा तो सुकृति की तबीयत खराब हो गई थी और यहाँ चेकअप में उसकी सारी पोल खुल गई थी। तुम किसी को झूठा फंसाने के लिए इतना नीचे गिर सकती हो सुकृति, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सुकृति की सारी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, जब उसने सुकृति का हाथ झटका था तब उसने सिर्फ सुकृति को अपने से दूर करने का प्लान बनाकर ये सब किया था। लेकिन जब सिद्धार्थ को यह पता चला कि सुकृति ने रिया जैसी मासूम लड़की को, जिसने उसकी गरीबी और अंधकार से बाहर निकलने में मदद की, उसे सिर्फ इसलिए फंसाना चाहती थी क्योंकि उसके दिल में भी सिद्धार्थ के लिए जगह थी, तो उसका रोम रोम सुलग उठा था। अब उसके दिल में सच में सुकृति के लिए नफरत पैदा हो गई थी। सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हें पाने के लिए किया है। अगर इससे पहले कि सुकृति अपनी बात पूरी करती कि सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काट दी और बोला, मुझे पाने के लिए और भी कई रास्ते हो सकते थे सुकृति। तुमने दो लोगों के बीच में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। मैंने रजत को मैसेज करके आने के लिए बोल दिया है। तुम उसके साथ यहां से चली जाना और कोशिश करना कि हम दोबारा कभी न मिलें। सिद्धार्थ ने सुकृति की ओर देखते हुए कहा। उसके दोबारा कभी न मिलने की बात सुनकर सुकृति का दिल चकनाचूर हो गया था। सुकृति को करणवीर सिद्धार्थ की जिंदगी में सिर्फ इसलिए लेकर आया था ताकि वो रिया माथुर के बिजनेस के बारे में जानकारी निकाल सके। लेकिन सुकृति अब सच में सिद्धार्थ से प्यार करने लगी थी। इसलिए जब उससे सिद्धार्थ ने कभी न मिलने की बात कही तो ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। ऐसा मत बोलो सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इतना कहकर सुकृति ने सिद्धार्थ के हाथ को कसकर पकड़ लिया था और रोने लगी थी। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जड़वत सा वहीं खड़ा हुआ था। वो एकदम से पत्थर का हो चुका था। सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे बात करो। मुझे इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दो। सुकृति ने आगे कहा, ओह, अब नाटक बंद करो सुकृति। मैं इस नाटक को और नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने तुम्हारे और रजत के बीच हुई थोड़ी देर पहले की बात की रिकॉर्डिंग सुनी है। सिद्धार्थ ने सुकृति की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सुकृति अपने लिए नफरत साफ साफ देख पा रही थी। पहले तो सुकृति को लगा कि सिद्धार्थ को सिर्फ उसके हमले वाले खेल के बारे में पता है, लेकिन जब सिद्धार्थ ने रिकॉर्डिंग की बात की तो सुकृति सन्न रह गई थी। अभी यहाँ आने के कुछ देर बाद सुकृति ने रुक्मिणी का फोन लेकर रजत को फोन किया था और जब सुकृति ने यह कहा कि वो बीमार महसूस कर रही है तो रजत ने उससे दिल्ली आने को कहा था। इस पर सुकृति ने सिद्धार्थ के अकेले होने का हवाला देकर आने से मना कर दिया था। उसी टाइम रजत ने करणवीर का नाम लेते हुए फेक लव का जिक्र कर दिया था, जिसे रुक्मिणी ने सुन लिया था और सिद्धार्थ को भी सुना दिया था। नहीं, मेरा प्यार असली है। मैं आई तो तुम्हारी जिंदगी में अपने फायदे के लिए थी, लेकिन अब मेरा प्यार सच्चा है सिद्धार्थ, सोने की तरह खरा है। मुझसे जाने के लिए मत कहो, सुकृति ने रूंधी हुई आवाज में कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने ना तो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान दिया और ना ही उससे कुछ कहा। वो बस सुकृति से हाथ छुड़ाकर वहां से चला गया था। उसने बाहर जाकर अभिमन्यु का फोन लिया और फिर से रजत का नंबर डायल कर दिया था। रजत ने पहली ही घंटी जाने पर फोन उठा लिया था और उसके फोन उठाने के बाद सिद्धार्थ ने रजत को सारी बात बता दी थी और आकर सुकृति को ले जाने के लिए कह दिया था। रात के करीब 11 बज रहे थे। जयपुर ट्रॉमा केयर की 11वीं मंजिल पर बने कमरे में सुकृति बैठकर सुबक रही थी। रजत उसके पास खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ, अभिमन्यु, वेदिका और गुल्लू बाहर बैठे हुए थे। सुकृति की कहानी सुनने के बाद अभिमन्यु को भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपने फायदे के लिए उस गुरबचन का भी इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर योगेंद्र सिंह से उसकी जान बचाई थी। कोई बात नहीं बेटा, वो अभी नादान है, गलती हो गई उससे, माफ कर दो जाकर, अभिमन्यु ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। नहीं अंकल, ये उसने नादानी में नहीं, जानबूझकर किया है। मुझे कई बार ऐसा लगा कि कहीं सुकृति अपने फायदे के लिए तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता था।
लेकिन अब नहीं, अब बहुत हुआ अंकल। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। उसके भाई ने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी थी, तो उसके साथ ऐसा मत करो। अभिमन्यु के बगल में बैठी हुई वेदिका सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद बोल पड़ी थी, पता नहीं आंटी, मेरे लिए दी थी या फिर इसके लिए दी थी जिसने मुझे धोखा दिया है। सिद्धार्थ ने वेदिका को जवाब दिया। सिद्धार्थ जिस तरह से एक के ऊपर एक जवाब दे रहा था, उसे सुनकर अभिमन्यु और वेदिका दोनों को यकीन हो गया था कि अब सिद्धार्थ सुकृति को माफ करने वाला नहीं है। उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उसके इतना कहने के बाद अभिमन्यु और वेदिका वहां से उठ गए थे और अंदर की ओर जाने लगे थे। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि तभी उन्हें रजत की एक डरावनी चीख सुनाई दी। सुकृति मैडम, ये आप क्या कर रही हो? और उस चीख को सुनकर वो दोनों घबरा गए थे और वहां से तेजी के साथ अंदर भाग चले थे। किसी अनहोनी की आशंका से उनके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी दौड़ पड़ा था। और जब वो तीनों भागकर सुकृति के कमरे में पहुंचे तो अपने सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुकृति ऐसा भी कर सकती है। आखिर क्या किया था सुकृति ने हॉस्पिटल के कमरे में, और क्या है सुकृति और सिद्धार्थ के बीच अचानक से दूरियां बढ़ने का राज? क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है सिद्धार्थ के सिर, या फिर ये है एक सामान्य घटना? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम।